नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास मौका नहीं था, और दूसरे वो जो अपना मौका खुद बनाते हैं और जीतते हैं। बिल्कुल सही आरके। और अक्सर लोग पूछते हैं कि जीतने वालों के पास ऐसा क्या सीक्रेट होता है जो बाकियों के पास नहीं होता? क्या वो मंगल ग्रह से आते हैं? नहीं, और इसी का जवाब देने के लिए आज हम लाए हैं दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, शिव खेड़ा की जीत आपकी, यानी यू कैन विन। इस किताब की वो एक लाइन जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। आज का एपिसोड आपकी सोच की सर्जरी कर देगा। हम जानेंगे कि टैलेंट से ज्यादा नजरिया क्यों जरूरी है, सफलता कोई तुक्का नहीं बल्कि एक आदत कैसे बन सकती है, और वो कौन से कदम हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस में सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहते बल्कि टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। चलिए जीतने की तैयारी करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। हाँ, मतलब वो कौन सी बुनियाद है जिस पे कामयाबी की इमारत खड़ी होती है, और कैसे लेखक के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी चाबी हमारा नजरिया यानी हमारा एटीट्यूड है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। किताब इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही मतलब दिल छू लेने वाली कहानी से करती है। वो गुब्बारे वाली की कहानी? हाँ, एक मेले में एक गुब्बारे वाला होता है जो अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचता है, और जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। जी हाँ, हीलियम से भरा हुआ, और बच्चे उसे देखकर एकदम उत्साहित हो जाते थे और उसके पास खरीदने चले आते थे। ये तो बड़ी अच्छी मार्केटिंग तरकीब है ना? तो एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, उसकी जैकेट खींचता है और बहुत मासूमियत से पूछता है, अगर आप ये काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? उस गुब्बारे वाले ने बच्चे की तरफ मुस्कुराकर देखा, और जो जवाब दिया वो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या कहा उसने? उसने कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर जो भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है। वाह, कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है। मतलब हम बाहर से कैसे दिखते हैं, कहाँ से आते हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमारी असली उड़ान तो हमारी अंदरूनी सोच, हमारे नजरिए से तय होती है। ठीक यही बात। और इस विचार को सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि रिसर्च से भी सहारा दिया गया है। हाँ, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र है जो कहती है कि किसी भी नौकरी में 85% सफलता आपके नजरिए की वजह से मिलती है, और सिर्फ 15% तथ्यों या स्किल्स की वजह से। जी। एक मिनट, यही आंकड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। 85%। हाँ, पहली बार में चौंकाने वाला तो है। खासकर आज की दुनिया में जहां हम डेटा, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स की इतनी बात करते हैं। मतलब अगर मैं एक सर्जन या पायलट के बारे में सोचूं तो मैं तो यही चाहूंगा कि उनके पास 15% से ज्यादा जानकारी हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और वाजिब भी है। यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो 15% जानकारी जरूरी नहीं है। वो तो बुनियाद है। बिल्कुल, वो तो बुनियाद है, उसके बिना तो आप खेल में शामिल ही नहीं हो सकते। अच्छा। लेकिन सोचिए, एक ही लेवल के दो बेहतरीन सर्जनों में से कौन महान बनेगा? वो जिसका नजरिया बेहतर है, जो दबाव में शांत रह सकता है, अपनी टीम को साथ लेकर चल सकता है, और जो एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद भी सीखने की इच्छा रखता है। वो 85% वहाँ काम आता है। समझ गया। मतलब स्किल्स आपको रेस में एंट्री दिलाती हैं, पर जीतता वही है जिसका एटीट्यूड सही हो। एकदम। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो मुझे हमेशा बहुत सोचने पे मजबूर करती है, हीरों से भरा खेत वाली। हाँ, किसान हाफिज की कहानी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश और संतुष्ट है, और फिर उसकी जिंदगी में एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है जो उसे हीरों की ताकत और दौलत के बारे में बताता है। और अचानक हाफिज को जो कुछ उसके पास था वो कम लगने लगता है। उसके अंदर एक बेचैनी, एक लालच घर कर जाता है, और वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। अपना खेत बेच देता है, परिवार को छोड़कर हीरों की तलाश में निकल पड़ता है। सालों तक भटकता है, पैसा खत्म हो जाता है, वो कंगाल और अकेला रह जाता है, और आखिर में स्पेन में एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। और कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अब आता है। बिल्कुल। जिस आदमी ने हाफिज का खेत खरीदा था, एक दिन वो अपने ऊंटों को खेत के पास वाली नदी में पानी पिला रहा होता है, और उसे पानी में एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। हाँ, एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर। वो उसे उठाकर घर ले आता है और अपनी बैठक में सजा देता है। और फिर कुछ हफ्तों बाद वही बुद्धिमान व्यक्ति उस नए मालिक से मिलने आता है, और उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या हाफिज वापस आ गया? नया मालिक कहता है, नहीं तो क्यों,
वो कहता है क्योंकि ये एक हीरा है, मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। और जब वो दोनों मिलकर उस नदी की रेत में खोजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरा का पूरा खेत हीरों से, बेशकीमती हीरों से भरा पड़ा है। वो गोलकोंडा की खदानें थी। हाफिज मौके के ऊपर ही खड़ा था पर उसे देख नहीं पाया। ये कहानी आज के दौर में भी कितनी सच है ना? बिल्कुल। हम लिंक्डइन पर, दूसरे शहरों में, विदेशी कंपनियों में मौके ढूंढते रहते हैं और शायद सबसे बड़ा मौका हमारी अपनी कंपनी में, हमारे अपने शहर में या हमारे अपने अंदर ही छिपा होता है। एकदम सही। और इसीलिए किताब कहती है कि अवसर को पहचानने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है। और ये नजरिया बनता कैसे है? किताब के अनुसार ये 3 ई से मिलकर बनता है। पहला ई है एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल, घर, स्कूल, दोस्त। दूसरा ई है एक्सपीरियंस, यानी हमारे तजुर्बे, जिंदगी में हमारे साथ जो अच्छा बुरा हुआ है। और तीसरा ई है एजुकेशन, यानी हमारी शिक्षा। सिर्फ किताबी नहीं बल्कि वो सारी सीख जो हमें जिंदगी से मिलती है। हाँ, ये तीनों मिलकर वो चश्मा बनाते हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ हर बात पर मुस्कुराते रहना है? नहीं, ये सिर्फ मुस्कुराना नहीं है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों में कुछ साफ गुण दिखते हैं। वो दूसरों की परवाह करते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं लेकिन अहंकारी नहीं। बिल्कुल। वो धैर्यवान और विनम्र होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं, समस्या का नहीं। और उसके फायदे भी तो साफ हैं। निजी जिंदगी में, कंपनियों के लिए। हाँ, निजी जिंदगी में आप ज्यादा खुश रहते हैं और कंपनियों के लिए तो ये सोने की खान जैसा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम वर्क मजबूत होता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल सवाल तो यही है कि अगर कोई सालों से नेगेटिव सोचता आया है तो वो बदले कैसे? ये कोई लाइट का स्विच तो है नहीं कि बस ऑन कर दिया और हो गया पॉजिटिव। बिल्कुल नहीं। और किताब भी मानती है कि ये एक प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। इसमें 8 कदम दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है 3-4 ऐसे हैं जो नींव का काम करते हैं। अच्छा, अगर इन पर काम कर लिया जाए तो बाकी अपने आप आने लगते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी सोच का फोकस बदलना और अच्छाई खोजना। मतलब ग्लास आधा खाली देखने के बजाय आधा भरा देखना। हाँ, कुछ वैसा ही। स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी का एक किस्सा है। किसी ने उनसे पूछा कि वो हजारों लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा, लोगों को मैनेज करना सोने की खुदाई करने जैसा है। सोने की खुदाई? हाँ, उन्होंने कहा, जब आप 1 औंस सोना निकालते हैं तो आपको टनों मिट्टी निकालनी पड़ती है, लेकिन आप खुदाई सोने के लिए करते हैं, मिट्टी के लिए नहीं। वाह। मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। हमें कमियों पर ध्यान देने के बजाय खूबियों को देखना सीखना होगा। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। हमारी आदत ही नुक्स निकालने की होती है। अच्छा, दूसरा जरूरी कदम क्या है? दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालना। ओहो, ये टालमटोल की आदत पर सीधा हमला है। ये तो हम सबकी दुखती रह गए ना। कल करेंगे शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से रोज बोलते हैं। और ये आदत हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक बोझ की तरह पड़ा रहता और है। फिर काम भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। तो हर दिन की शुरुआत में आज करने वाले कामों की एक लिस्ट बनाना इस आदत को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा कदम? तीसरा है आसान मानने का नजरिया अपनाना, मतलब एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डेवलप करना। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो हमारी सोच अपने आप सकारात्मक होने लगती है। सही बात है। हमारे पास शिकायत करने के लिए 100 वजह हो सकती हैं, लेकिन शुक्रगुजार होने के लिए 1000 वजह हैं। ये सिर्फ नजरिए का फर्क है। और एक बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो थी नकारात्मक असर डालने वाले लोगों से दूर रहना। हमारी संगत का वाकई बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। आप अगर हर वक्त शिकायत करने वाले, हर चीज में कमी निकालने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान भी हों, आपका नजरिया भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। हाँ, बुरी सोहबत एक सड़े हुए सेब की तरह होती है जो टोकरी के सारे अच्छे सेबों को खराब कर देती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने नजरिए को समझने और उसे बदलने के कुछ तरीकों पर बात की, लेकिन ये सारी मेहनत, ये सारा बदलाव आखिर किस लिए? जाहिर है सफलता के लिए। पर ये शब्द सफलता भी तो हर किसी के लिए अलग मायने लगता है। किताब इसे किस तरह से देखती है? किताब सफलता को किसी मंजिल की तरह नहीं देखती, बल्कि एक सफर की तरह देखती है। एक सफर? हाँ,
सफलता का मतलब है किसी अच्छे सार्थक लक्ष्य को लगातार हासिल करते रहना। ये एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। आज आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, कल एक नया लक्ष्य बनाते हैं। ये यात्रा ही सफलता है। और ये यात्रा कोई गुलाबों की सेज तो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे महान असफलताओं की कहानियां भी छिपी होती हैं। जैसे अब्राहम लिंकन। हाँ, राष्ट्रपति बनने से पहले अनगिनत चुनाव हारे। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं है और कल्पना की कमी है। और थॉमस एडिसन का उदाहरण तो हम सब जानते हैं। बल्ब बनाने से पहले वो लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। 10,000 बार। किसी ने उनसे पूछा भी था, है ना? हाँ, किसी ने पूछा कि क्या वो 10,000 बार फेल होकर थक नहीं गए, तो उनका जवाब कमाल का था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये सोचने का तरीका ही तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। असफलता को हार मानने की बजाय उसे सीखने की एक सीढ़ी बना देना, यही तो नजरिए की ताकत है। तो असफलता सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, ताकि हम वो तरीका खोज सकें जो काम करता है। संघर्ष के महत्व को समझाने के लिए तितली की एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक आदमी एक तितली को उसके ककून यानी खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है। वो घंटों तक जोर लगाती है पर बाहर नहीं आ पाती। उस आदमी को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए एक कैंची लेता है और ककून को काट देता है। हाँ, और तितली आसानी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ होता है और उसके पंख बहुत कमजोर और सिकुड़े हुए होते हैं। और वो तितली कभी उड़ नहीं पाती। नहीं, वो बस जमीन पर रेंगती रहती है। ये देखकर उस आदमी को बहुत दुख होता है। उसे ये नहीं पता था कि कोकून से निकलने के लिए तितली जो संघर्ष करती है, वही प्रकृति का तरीका है उसके शरीर के तरल पदार्थ को उसके पंखों में भेजने का। अच्छा। यही संघर्ष उसके पंखों को उड़ने के लिए जरूरी मजबूती देता है। उस आदमी ने अपनी दयालुता में उस तितली से उसका संघर्ष छीन लिया और साथ ही उसकी उड़ने की क्षमता भी। ये कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कितना सच है। बिल्कुल। हम हमेशा मुश्किलों से बचना चाहते हैं, पर शायद यही मुश्किलें हमें वो ताकत देती हैं जिसकी हमें भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। अगर जिंदगी में हमें बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो हम भी उस तितली की तरह कमजोर रह जाएंगे। और किताब सफलता की राह में आने वाली कुछ साफ बाधाओं की भी पहचान करती है, जैसे अहंकार, जो हमें सीखने से रोकता है। हाँ, हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ पता है। फिर टालम टोल, जो हमें शुरू ही नहीं करने देती। और एक बहुत बड़ी बाधा है शॉर्टकट की तलाश। हाँ, शॉर्टकट, जल्दी अमीर बनो स्कीमें, बिना मेहनत के सफलता, ये आज के समाज में बहुत ज्यादा है। लेकिन किताब साफ कहती है कि मुफ्त में भोजन नहीं मिलता। सही बात है। बिना मेहनत और कीमत चुकाए कुछ भी सार्थक हासिल नहीं होता। तो अगर हमें वो कीमत चुकानी ही है, तो सवाल उठता है कि सफल होने के लिए हमें अपने अंदर कौन से गुण पैदा करने होंगे। सबसे पहला और सबसे बुनियादी गुण है इच्छा। सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक जलती हुई तीव्र इच्छा। सुकरात की कहानी है ना इसके लिए। हाँ, एक नौजवान सुकरात के पास जाके सफलता का रहस्य पूछता है। सुकरात उसे अगले दिन नदी के किनारे बुलाते हैं और उसे नदी में लेकर जाते हैं। जब पानी गर्दन तक आ जाता है तो सुकरात अचानक उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। लड़का छटपटाने लगता है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। जब उसकी सांस रुकने लगती है और शरीर नीला पड़ने लगता है, तब सुकरात उसे बाहर निकालते हैं। लड़का हफ्ते में बाहर आता है। सुकरात उससे पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? लड़के ने कहा, हवा की। तब सुकरात ने समझाया, जिस शिद्दत से तुम हवा चाहते थे, जब उसी शिद्दत से सफलता चाहोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। सफलता का यही रहस्य है। उस इच्छा के बाद आता है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। इसका मतलब है जीतने के लिए खेलना, सिर्फ हार से बचने के लिए नहीं। हाँ, जब हम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं तो हम रक्षात्मक हो जाते हैं, हम डर डर कर खेलते हैं। लेकिन जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। फिर आती है जिम्मेदारी। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। हाँ, अपनी नाकामियों के लिए हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को दोष न देना। ये कहना बहुत आसान है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया या बॉस ही खराब है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करके आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। सफल लोग अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनते हैं। और फिर आता है कड़ी मेहनत, जिसका कोई विकल्प नहीं है, और चरित्र, जो मुश्किल समय में हमारी असली पहचान बताता है।
एक और गुण जो मुझे बहुत अहम लगा वो है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। हाँ, बार बार गिरने के बाद भी उठकर फिर से कोशिश करना। ज्यादातर महान लोग इसलिए महान नहीं थे कि उनमें कोई असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि इसलिए कि उनमें असाधारण दृढ़ता थी। वो दूसरों से ज्यादा देर तक टिके रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत ही सुंदर गुण है अपने काम में गर्व महसूस करना। हाँ, चाहे आपका काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ बेहतरीन तरीके से करना। इसके लिए 3 राजमिस्त्रियों की कहानी है। एक राहगीर 3 राजमिस्त्रियों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। पहला मिस्त्री गुस्से से कहता है, दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ, ईंटें जोड़ रहा हूँ। दूसरा थोड़ा शांत होके कहता है, मैं एक दीवार बना रहा हूँ। लेकिन तीसरा मिस्त्री, जिसकी आंखों में एक चमक होती है और चेहरे पर मुस्कान, वो गर्व से कहता है, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, तीनों को बराबर पैसे मिल रहे थे, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, तीसरा व्यक्ति सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहा था, वो एक विजन का हिस्सा था। और यही नजरिया साधारण काम को भी असाधारण बना देता है। तो कुल मिलाकर जीत आपकी का सार ये है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, बल्कि ये एक अंदरूनी सफर है। इसकी शुरुआत हमारे नजरिए को बदलने से होती है। और ये मेहनत, जिम्मेदारी, दृढ़ता और अपने काम में गर्व महसूस करने जैसे सिद्धांतों पर चलकर पूरी होती है। सही कहा। ये हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक तरह की गाइड बुक है जो हमें बताती है कि जीतना कोई तुक्का या संयोग नहीं है, बल्कि ये सही आदतों और सही नजरिए को लगातार अपनाने का नतीजा है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो बस हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हमारी जिंदगी की इमारत की नींव हमारा नजरिया ही है। अगर नींव मजबूत है तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। किताब ये बताती है कि मुश्किलें और संघर्ष या तो हमारा चरित्र बनाते हैं या फिर दुनिया के सामने लाते हैं कि हमारा असली चरित्र क्या है। ये एक सोचने वाली बात है। और सफलता किस चीज की परीक्षा लेती है? वाह! जब सब कुछ हासिल हो जाता है, जब कोई चुनौती सामने नहीं होती, तब एक इंसान का कौन सा असली रूप सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी शिव खेड़ा की जीत आपकी का असली सार। उन्होंने साबित कर दिया है कि सफलता संयोग से नहीं बल्कि सही एटीट्यूड से मिलती है। जैसा कि वो कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप बहानों को पीछे छोड़कर जीत की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। अगर आज आपके अंदर का विनर जाग गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी जीत पक्की करें। इस वीडियो को अपनी टीम, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप सफल होते हुए देखना चाहते हैं। याद रखिए, जब हम दूसरों को जीतने में मदद करते हैं तो हम खुद भी जीतते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करेगा। शिव खेड़ा कहते हैं कि हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारे बहाने होते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज अभी इसी वक्त आप अपने जीवन का वो कौन सा एक बहाना है जिसे हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाते हैं? जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, या लोग क्या कहेंगे। अपने उस बहाने को कमेंट बॉक्स में लिखकर जला दीजिए। देखते हैं आप जीतने के लिए कितने सीरियस हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आर.के. और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे जीत के नए मंत्र और नई किताब के साथ। तब तक के लिए जीतते रहिए। धन्यवाद।